फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं उनकी मैथ की क्लास का अगला वीडियो। अभी तक जो हमने मैथ की क्लास के टॉपिक्स थे, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समलम चतुर्भुज, उसके बारे में जो भी सारे समलम चतुर्भुज थे और चतुर्भुज के बारे में चक्रीय चतुर्भुज। तो आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण। आज का हमारा क्या टॉपिक है? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण अगर बात करें तो समीकरण में सबसे पहले आता है एक चर राशि और अचर राशि। तो अचर राशि तो हम जानते हैं 1 2 3 4, लेकिन जो चर राशियां होती वो क्या होती? तो ऐसी राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिनका जो मान होता है वो शर्तों के हिसाब से बदलता रहता है। क्या है? ऐसी राशियां जिनका मान शर्तों के हिसाब से बदलता रहता है। अगर हम मान लें यहीं पे लिखा है x+3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -3। और लेकिन अगर हमें कहीं दे रखा है x+2 = 1, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका x दे रखा है, क्या दे रखा है? x। यहाँ पे जो आपका x दे रखा है वो क्या है? एक चर राशि। चर राशि है मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -3 है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? ऐसी राशियां जिनका मान शर्तों के हिसाब से बदलता रहे। अगर हमारे पास ये कंडीशन थी तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ये कंडीशन थी तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। तो ऐसी राशियां जिनका मान शर्तों के हिसाब से बदलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की, कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसी समीकरण जिसमें हमारी जो चर राशि होती है, अज्ञात राशि, चर राशियों को हम क्या कहते हैं? अज्ञात राशियां। उनको ही हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं इक्वेशंस में। तो ऐसी समीकरण जिसमें आपकी अज्ञात राशि या चर राशि हो, उसकी जो अधिकतम घात हो वो कितनी हो? 2 हो। क्या है? एक ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें आपकी चर राशि, अज्ञात राशि की जो अधिकतम घात हो वो कितनी हो? 2। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था x+3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन है, लेकिन अगर ये इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमारी चर राशि है, ये अज्ञात राशि, इसकी जो घात है कितनी दे रखी है? इसकी घात 1 दे रखी है। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण नहीं है। हमें बताया गया है कि ऐसी एक समीकरण जिसमें आपकी जो चर राशि है, जो अज्ञात राशि, उसकी जो घात है वो 2 हो, ऐसी समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण। अब देखिए, ये हमारे पास जो समीकरण थी वो क्या थी? एक घात, मतलब इसमें जो x की पावर है, अज्ञात राशि की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो एक हमारी द्विघात समीकरण नहीं हुई। अगर हम मान लें हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या पॉलिनोमियल या बहुपद, x² + x + 1, हमारे पास ये px बराबर दे रखा है एक पॉलिनोमियल। अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल या बहुपद दे रखा है, ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो अचर राशि है, इसकी जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है बहुपद। अगर हम इसमें जो आपका जो px है इसे 0 कर दें, अगर ये px 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये बहुपद था, अगर हमारा px है वो 0 के इक्वल हो गया, तो ये जो हमारा बहुपद था ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। समीकरण और बहुपद में केवल इतना ही फर्क होता है कि समीकरण जो होता है वो उसके इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन जो बहुपद होता है वो सीधे सीधे होता है इस तरीके से। क्या है? अगर हमारे पास px बराबर ये दे रखा था, तब तक तो ये बहुपद था, लेकिन अगर px 0 हो गया, ये px की कोई भी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो समीकरण था, जो बहुपद था, वो एक समीकरण में बदल गया। तो ये है एक हमारे पास द्विघात समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात के मानक समीकरण की, कि द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, ये होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। ये होता है हमारा द्विघात का मानक समीकरण। क्या होता है? ये द्विघात का मानक समीकरण होता है। कोई भी समीकरण होता है वो इसी प्रकार से द्विघात समीकरण में हो सकता है या होता है।
अब हम बात करते हैं इनके मूलों की। अगर ये एक समीकरण है, इसके हमारे पास कोई दो मूल दे रखे हैं, क्या मान लिए, दो मूल दे रखे अल्फा कामा बीटा। क्या है, दो हमें हमारे पास समीकरण के दो मूल दे रखे अल्फा कामा बीटा। तो उन मूलों का योगफल क्या होता है, तो यहां से मूलों का योगफल कितना होता है, इन मूलों का योगफल हमारे पास हो जाता है -b/a। और ये b और a कहां से आते हैं, ये b और a हमारे द्विघात समीकरण के आते हैं मान। b क्या होता है, हमारा x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, और जो a होता है वो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है। इसके बाद बात आती है मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये कितना होता है, ये होता है हमारा c/a। क्या होता है, c/a। c हमारा क्या होता है, c हमारी एक कांस्टेंट टर्म होती है इस इक्वेशन की, और जो a होता है वो हमारा क्या होता है, x² का गुणांक। इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। तो ये चीज, दो चीजें हमारे पास निकल के आ गई, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि हमारे जो द्विघात समीकरण है इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखी है, सबसे पहले दे रखा है कि x² = k। क्या है, x² = k रूप वाले समीकरण। क्या है, x² = k रूप वाले समीकरण। कि अगर कोई समीकरण इस रूप में दे रखा है x² = k, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कि यहाँ पे जो x² है वो क्या है, वो हमारी अचर राशि है, अज्ञात राशि है, और k क्या होगा, k एक धनात्मक हो जाएगा, स्थिरांक या कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है x² - 36 = 0। ये हमारे पास एक समीकरण दे रखी है। ये कौन सी समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें अचर राशि, जो चर राशि दे रखी है, अज्ञात राशि दे रखी है, उसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है वो दे रखी है 2। क्या दे रखी है, 2। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो गई। अगर हम इस समीकरण की बात करें कि इसे हम यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, x², ये माइनस का 36 इधर लाके 0 कर दिया, 0 को धर लिया, प्लस का हो गया। अब क्या किया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में वर्गमूल या रूट ले लेते हैं। अगर हमने रूट लिया तो यहाँ से क्या हो गया, x² और यहाँ से अंडर रूट में आ गया 36। क्या हो गया, एक तरफ अंडर रूट में x² हो गया, एक तरफ हो गया आपका 36। अब यहाँ से अगर हम बात करें x² अगर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका यहाँ पे आएगा x। क्या हुआ, x² अंडर रूट से बाहर निकल के आया तो x हो गया। अगर 36 निकल के आएगा बाहर तो ये हो जाएगा प्लस का या माइनस का 6। क्या है, प्लस का या माइनस का 6। तो हमारे पास जो अज्ञात वैल्यू दे रखी थी जिसकी पावर 2 थी, उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 6 होगी या क्या होगी, -6। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, अज्ञात राशि दे रखी, इसका मतलब है उस अज्ञात राशि की कम से कम 2 वैल्यू आएंगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल गई, एक या तो प्लस की 6 है और दूसरी माइनस की 6। मतलब जो x होगा उसकी 2 वैल्यू होंगी, x की +6 और -6। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है x² - 50 = 0। कितना दे रखा है, x² - 50 = 0। इसे भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 50। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और ये अंडर रूट का 50। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से x² बाहर निकल के आ जाएगा x। अगर हम 50 को रूट से बाहर निकालते हैं, क्या है, अंडर रूट 50, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर 5 × 5 × 2, 25 दूना 50। चलिए अभी इसे भी रूट में रखते हैं। तो यहाँ से अगर x बाहर आया, यहाँ से देखिए 5 बाहर आएगा और रूट के अंदर 2, और ये जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी प्लस और माइनस में। तो यहाँ से भी x की हमारी एक वैल्यू आएगी प्लस का 5 अंडर रूट 2, और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -5 अंडर रूट 2। 2 वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से x की भी, क्या आ गई, प्लस का 5 रूट 2 और माइनस का 5 रूट 2। तो हमारे पास x² + k
इस तरीके के जो भी समीकरण आते हैं उनका जो हल होता है वो हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। एक क्वेश्चन है हमारे पास 2016 में बीटीसी के पेपर्स में आया है, क्या है देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 9/49 का इंटू ए स्क्वायर, 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, का गुणनखंड कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारे पास 2016 में पूछा गया है। क्या है हमारे पास दे रखा है कि 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें निकालना है इसके गुणनखंड। देखिए इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया था, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके हम बता देंगे आपको। पहले तो जो भी हमने आपको बताया था, ये क्या किया 9/49 इंटू ए स्क्वायर, इस वैल्यू को बराबर के उधर ले जाएंगे। जब ये इधर गई तो प्लस की हो जाएगी 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से √49 इंटू ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा 4b स्क्वायर, दोनों वैल्यू अंडर रूट में। अब यहां से देखिए ये जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 49 जो होता है 49 होता है वो 7 का, और ए का इस रूट से निकल के आएगा बाहर ए। यहाँ से जो 4b है 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और b यहाँ पे स्क्वायर था तो b का क्या हो जाएगा b। और ये हमारे पास प्लस माइनस की निकल के वैल्यू आएगी 3a/7 a इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 अगर हम इसे देखें तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ गई, 3a/7 प्लस 2b और 3a/7 माइनस का 2b। यहाँ से हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गए। ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका देखिए हमारे पास ये दे रखा है 9/49 ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास ये दे रखा था। अब हम अगर इसे देखें थोड़ी देर के लिए, क्या कर सकते हैं, इसे 3/7 ए का होल स्क्वायर लिख लिया, और इसे क्या कर लिया हमने 2b का होल स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू 0। हमारे पास एक सर्वसंख्या होती है, हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सर्वसंख्या होती है हमारे पास। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधे हम निकाल लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ से भी हमारे पास निकल के आ गया। तो चाहे हम इस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x² इक्वल टू 20। इसका क्या करना है, इसको हल करना है। वो हल करो। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, 17 में आया है। क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे दे रखा है x², ये हमारा जो 5 दे रखा है इसे हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 20 गुणे 5, तो ये हो गया x² बराबर 100। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, अगर हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया तो क्या हो गया x² और अंडर रूट 100 का x² का हमने वर्गमूल निकाला तो x आ गया, और 100 का कितना आ गया हमारा प्लस माइनस 10। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार x बराबर -10 और x बराबर प्लस का 10। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो टाइप था x² इक्वल टू k, इस तरीके के जो समीकरण है उनका जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे गुणनखंड विधि से जो समीकरण होते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसका जो सोल्यूशन होता है उनका फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, इनका हल कैसे करते हैं, ऐसी समीकरण जो आते हैं उनका फैक्टर मेथड से कैसे हल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या रखा है हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये इसके हमें करने हैं गुणनखंड यानी फैक्टर। तो देखिए एक चीज हम आपको बता दें सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो समीकरण होता है इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो हमारा जो ये दे रखा था सी, हमारा क्या है जो सी कांस्टेंट टर्म दे रखी और ए, इन दोनों के मल्टीपल का गुणनखंड इस तरीके से करते हैं कि उनका जो एडिशन हो वो किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। क्या हो, ए और सी, ए गुणे सी बराबर किसके हो, बी के। इस तरीके से करते हैं कि ए और इन दोनों का गुणनफल क्या हो, बी के या तो जोड़ने में या तो घटाने में क्या हो, बी के बराबर हो। तो इस तरीके के समीकरण में अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सी की जगह पे दे रखा है 10 माइनस का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1। तब अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दे रखा है माइनस 10 और 1, अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, क्या है कि जो गुणा करने पर आए वो 10 आए और उनका जो सब्सट्रैक्शन है या इनका जो घटाने पर आए वो कितने पास आए, वो आएगा वो हमारे पास आ जाए 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर करते हैं। 10 के गुणनखंड हम जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं, 2, 5, 2 पंचे 10, और क्या हो सकता है 5 दूना 10 या 10 कम 10, केवल यही फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास 10 के। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका गुणनफल 10 हो और घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए 3। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए हम 3 को क्या लिखते हैं, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसके अगर अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का है, इसके साथ गुणा होगी माइनस का 5 और एक्स की गुणा होगी तो माइनस का 5 है। ये वाला माइनस इसके साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे, इस दोनों टर्म से यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका x, और यहाँ से निकल गया x तो निकल कॉमन बचा 5। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से 2 कॉमन लिया मतलब कि 2 से भाग किया तो 2 पंचे 10 माइनस का 5, ये बच के आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन हो गया हमारे पास, x माइनस 5, यहाँ से हमारे पास बच गया x और यहाँ से बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास निकल के आए गुणनखंड x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, या तो एक बार ये वाली देखिए, अगर इन दोनों का गुणनफल कितना है 0 के बराबर है तो उसमें क्या होगा, या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। तो हम दोनों को एक एक बार 0 करके देख लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर कितनी 5, और दोबारा में अगर हम क्या कर सकते हैं x माइनस 2, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास गुणनखंड निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए क्या, x बराबर 5 और x बराबर -2। हमारे पास दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हमारी जो कांस्टेंट टर्म है c ये वाली और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका हम फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि जो उनका गुणनफल है वो हमारे पास इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए a और c के, और उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ जाए, वो b के बराबर है, उनका एडिशन जो है वो b के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का टर्म दे रखा है तो हम माइनस में ये वाली वैल्यू लेके आएंगे, अगर हमारे पास ये टर्म प्लस के दे रखा है तो ये वाली वैल्यू हम प्लस में लेके आते हैं। हमारे पास यहाँ पे था 10 के हमने गुणनखंड किए 5 गुणे 2, 5 दूना 10 और 5 में से 2 गया तो हमारे पास कम कर दिया तो 3 आ गया। तो ये हमारे गुणनखंड था, हमने लिख दिया इसे 5 माइनस 2, 3 को लिख दिया 5 माइनस 2, फिर इसको ब्रैकेट को खोल लिया और यहाँ से कॉमन लेके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की,
जो आपके एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण पर आधारित होते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका हम योग करें तो 27 आ जाए और गुणनफल कितना हो? 182 हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि दो संख्याओं का हमारे पास क्या रखा है? योगफल 27 और गुणनफल कितना? 182। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या हमने x मान ली तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्या है? पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या बराबर मान ली हमने y। अब हमारे पास क्या देखा है? प्रश्नानुसार क्या देखा है? प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल कितना है? 27। हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y। ये हमारे पास कितना दे रखा है? 27। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। और दूसरा हमें दे रखा है कि गुणनफल 182 है। और क्या दे रखा है? x और y, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 182। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें? हमें निकालने x और y, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखा है x बराबर x प्लस y बराबर 27। तो यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालें तो 27 माइनस x ये हो सकती है। क्या है? y की वैल्यू हमने मान ली। ठीक, अब हम क्या करें? y का मान क्या करते हैं? y की हमने वैल्यू निकाल ली और y का मान क्या करें? समीकरण 2 में रखते हैं। क्या करेंगे? इस वाली समीकरण में y की वैल्यू रख दें। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू रख दें, कितनी रख दें? 27 माइनस x और ये कितना है? बराबर के 182 के। तो अब यहाँ से देखिए ये x है और ये ब्रैकेट में है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पास आ जाएगा ये 27x और माइनस का x स्क्वायर बराबर का 182। यहाँ से अगर हम इसे पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा और ये 182 प्लस का हमारे पास है बराबर 0। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ये क्या है? ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन के आ गई है। क्योंकि द्विघात समीकरण हमने अभी भी आपको बताया कैसे हल करते हैं। तो बस अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। हम इनमें से किसी भी क्वेश्चन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस द्विघात समीकरण का सोल्यूशन क्या होगा। हमारे पास दे रखा है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कैसे करते हैं अभी आपको बताया था। हमारी जो c वाली टर्म है और x का कोफिशिएंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है? 182 ही रहेगी और यहाँ पे प्लस दे रखा। तो अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनका गुणनफल कितना हो? 182 हो और जिनको जोड़ने पर क्या हो? वो हमें 27 मिले। तो ऐसे फैक्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा क्या? निकल के आएगा 14 और गुणे 13। अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 को 52, 13 कम 13 5 18 182 आता है और इन्हें हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 27। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे? यहाँ पे हम 27 की जगह क्या लिख देंगे? 14 प्लस 13 और x बाहर प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे? इसे बाहर खोल के लिखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा। इधर से x की मल्टीप्लाई 13 से 13x, ये माइनस वाला इधर के हो जाके माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास निकल के आ गया 182।
इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x कॉमन की ब्रैकेट में माइनस का बचेगा, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से बचे 14। इन दोनों में से अगर हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 की आगे वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास वैल्यू x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। दोनों वैल्यू अगर मल्टीपल में 0 तो एक बार x माइनस 14 बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर आ गई 14 और y बराबर दूसरे द्वारा क्या करते x माइनस 13 बराबर 0 तो एक बार x की वैल्यू आ गई 13। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 13 और 14। क्या x बराबर 13 आ गया और x बराबर 14। अगर हम पहली संख्या क्या करें, x ले लें, हमने जो पहली संख्या x मानी है यहाँ से कितनी मानी है, 13 या 14। अगर हम x बराबर 13 ले लेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हमने क्या किया, x बराबर ले लिया 13, क्योंकि दो संख्या है हमने यहाँ पे x और y मान लिया, लेकिन क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई जो हमने पहली ली वो दूसरी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए अगर हमारे पास x बराबर 13 है तो हम इसे कहाँ रख दे, इस वाली इक्वेशन में रख दे। तो यहाँ से अगर x बराबर 13 रख देंगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, 14। मतलब एक संख्या अगर हमारी 13 है तो दूसरी निकल के आ गई 14। और अगर हम क्या करें, x बराबर 14 रख दें तो क्या आ जाएगा, y बराबर 27 माइनस 14। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 13। मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन में जो हमारे पास संख्या निकल गए 13 14 14 13, मतलब हमारा जो ये समीकरण दे रखा था, क्या ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए इनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो तो हमारे पास दो संख्या निकलती कितनी आ गई, 14 और 13। अगर हम x की दोनों अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास जो दोनों वैल्यू निकल के आएंगी वो निकल के आ गई हमारे पास 13 और 14। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन की जो आपके बीटीसी में पूछा गया है और ज्यादातर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं 4th सेमेस्टर में। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, दो संख्याओं का योग 24 है। क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। क्या है, उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी की दो गुनी है। तो संख्या बताइए। देखिए ये काफी ज्यादा इजी सवाल है, पिछले वाले के बच्चा छोटा है और सरल भी है। हमारे पास देखिए क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। योगफल हमें दे रखा है 24, गुणनफल नहीं दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास आगे दे रखा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। तो हम क्या करेंगे, माना एक संख्या हमने मान ली x। क्या है, हमारे पास एक संख्या दे रखी है दूसरी की दो गुनी, तो हमने जो एक संख्या है वो x मान ली। तो दूसरी संख्या क्या है, तो हमारी दूसरी संख्या के एक संख्या x है तो दूसरी क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास दो गुनी दे रखी है, मानी कि 2x हो गई हमारे पास दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या 2x हो गई हमारे पास तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दे रखा है कि उनका योगफल x और 2x इन दोनों का योगफल हमें दे रखा है 24। यहां से जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 24। अब जब 3x 24 आएगा तो यहां से काट देंगे तो x बराबर निकल के आ गया 8। मतलब हमारे पास जो एक संख्या थी वो निकल के आ गई 8। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, 2 गुणे x, तो 2 गुणे 8 बराबर कितना आ गया 16। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या थी वो कितनी निकल के आ गई 16। इन दोनों का अगर हम योगफल देखें तो कितना आ गया 16 8 24। मतलब जो हमारा आंसर था वो बिल्कुल सही था।
तो देखिए आपके पेपर में इस तरीके का सवाल है जो पूछा जाता है। ये सवाल आपका 2016 यूपीवीटी में पूछा गया था। तो देखिए ये चैप्टर जो है आपका पेपर के रिकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक एमसीक्यू, कम से कम एक वन लाइनर और कम से कम दो नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके फंस सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और वो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी का इस चैप्टर में जो भी है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है और काफी कुछ आप इसमें सीख भी चुके हैं। हमारे पास दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक और इकाई का अंक से 3 कम है। क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की संख्या क्या है। हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या दे रखी है। जब संख्या 2 अंकों की होती तो उसमें एक दहाई का अंक होता और एक इकाई का अंक होता है। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई, 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ से 4 गुनी है तो वह संख्या बताइए। यदि संख्या अंकों के योग से 4 गुनी है तो संख्या बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें जो आपका दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 कम है। क्या है? दहाई का अंक है जो इकाई के अंक से 3 कम है। अगर हम उन दोनों अंकों का, दहाई के और इकाई के अंकों का योग करते हैं तो क्या है, उन दोनों के योग से 4 गुना ज्यादा क्या है वो आपकी वो संख्या दे रखी है। तो हमें क्या बताना है? तो हमें वो संख्या बतानी है। तो सीआर सोल्यूशन माना, क्या मानेंगे? सबसे पहले 2 अंकों की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो हमारे पास इकाई का अंक मतलब बड़ा है, तो इकाई का अंक हम पहले मानेंगे। इकाई का अंक हमने मान लिया कितना? x। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? यहां से हमारा दहाई का अंक हो जाएगा कितना? दहाई के इकाई अंक से 3 कम है तो इसमें से 3 कम कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया? दहाई का अंक। अब हमसे क्या कहा गया है कि इनके अंकों का योग, ये आपके अंक है इनका योग। अब हम बात करते हैं दहाई का अंक। तो जब हम किसी संख्या का इकाई का अंक या दहाई का अंक मानते हैं तो दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इकाई के अंक को ऐसे लिखते हैं, तब जाके ये हमारी एक संख्या हुई। क्यों? क्योंकि ये 10th प्लेस पे इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास 10x और ये 22 जो है वो यूनिट प्लेस है। जब इस तरीके से लिखते हैं तो हमारी ये संख्या होती है। तो हमारे पास इसकी संख्या क्या हो जाएगी? ये हमारे पास दहाई का अंक है तो ये हो गया दहाई का अंक और प्लस दे रखा है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना दे रखा है? x। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां से हमारे पास क्या देखा है, ये किसके दोनों 4 गुनी दे रखी है। अगर हमारी जो संख्या थी, संख्या कैसे लिखेंगे? दहाई के अंक और इकाई को अंक दोनों को हमने लिख लिया, हमारी संख्या होगी। जैसे अगर हम मान लिया हमारे पास इकाई का अंक 3 दे रखा है, दहाई का 6 दे रखा है। दहाई का अगर 6 दे रखा है तो ये हमारे पास संख्या है 63। लेकिन हम सीधे सीधे कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया? 10 गुणे 6 किया प्लस 3। इकाई के अंक में ऐसे लिखा और दहाई के अंक में 10 से गुणा दी तो ये हमारे पास 60 प्लस 3 बराबर 63 हो गया। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, जो दहाई का अंक था उसमें 10 से गुणा की और 10 के साथ गुणा करके वो अंक लिख दिया प्लस इकाई का अंक लिख दिया। तो हमारी ये क्या है? ये वो संख्या निकल के आ गई। और हमसे क्या कहा गया है कि, और हमसे ये कहा गया, क्या कहा गया? यदि संख्या के अंकों का योग, अब हम अंकों का योग करते हैं तो अंक क्या है हमारे पास? x प्लस x माइनस 3। अंकों का योग, इकाई का अंक और दहाई के अंक, उन दोनों का योग क्या है? इस संख्या से 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना दे रखा था। अब हमारे पास क्या है? ये जो संख्या थी वो इसकी 4 गुनी है, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस 30 प्लस x। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 3। ये हमारे पास 2x माइनस 3 हो गया।
तो 10 में से 1 जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 9x और माइनस का 30। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x और यहाँ से आएगा 4 तिया 12। ये x वाली वैल्यू हम इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 8x बराबर 30 प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और ये 12, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 18। तो x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 18। क्या आ गई, हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो निकल के आ गई 18। देखिए यहाँ से एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। x प्लस 3 और यहाँ से 10x माइनस 30 प्लस x, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 10x माइनस 30 प्लस x इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x और 1 सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 11x। ये आपके पास हो गया 11x और यहाँ से क्या है 4x और ये 8x। तो यहाँ से 11x है, 11x से 8x हो गया, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 3x इक्वल टू 18। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 6। तो इसी प्रकार से जो हमारे इकाई का अंक है वो कितना निकल के आ गया, 6, क्योंकि हमारे पास इकाई का अंक था 6 और दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक, इकाई का अंक ये हो गया 6 और यहाँ से दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हमारे पास था x माइनस 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, दहाई का अंक। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया, यहाँ से दोनों चीजें लिख देते हैं। दहाई का अंक कितना आ गया 6, सॉरी दहाई का अंक हमारे पास 3 और इकाई का अंक ये निकल के आ गया 6। तो ये हो गया हमारे पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारे पास क्या दे रखा था, 2 अंकों की एक संख्या दे रखी थी, उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम था। यदि इन संख्याओं का जो जोड़ था वो 4 गुना था, उस संख्या से जो अंकों का योग था वो संख्या से 4 गुना था, तो हमें संख्या बतानी थी। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 6, सॉरी दहाई का अंक 3 और ये 6, ये हमारे पास आ जाएगी संख्या, क्योंकि यूनिट बेस पे 6 था और दहाई के स्थान पे 30। तो ये हमारे पास जो संख्या थी वो निकल के आ गई 36। हमने क्या किया, एक संख्या मान ली x, दहाई का मान क्वेश्चन के अनुसार x माइनस 3 दहाई का अंक हो गया। जब हमने संख्या लिखी तो 10x माइनस 3 प्लस x, ये कहाँ से आया, क्योंकि जब किसी भी संख्या में दहाई का अंक लिखते हैं तो मतलब उसमें 10 से गुणा की, तो हमने 10 से गुणा करके दहाई का अंक प्लस एक ये लिख दिया इकाई का अंक। तो ये हमारे पास संख्या लिख गई और हमसे कहा है उनके अंकों का योग, तो अंकों का योग, अंक दोनों ये थे, उनका योग था वो 4 गुना था इस संख्या के। और फिर हमने यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, इससे आने वाले हर वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।